में क्या हुआ था? नहीं, वो तो उससे पहले बताया होगा। चलो को मैं खोल ही लेता हूँ कोड। लेक्चर वीडियोस मैं अपलोड अभी तक नहीं कर पाया हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे तो टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, घर जाकर के मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। एनीवेज जब तक मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा। आपके नहीं दूसरे बैचेस के भी लेक्चर हैं, उनको भी अपलोड करना है। जब तक के लिए मैं आपको एग्जिस्टिंग लेक्चर्स का पूरा मतलब जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, दूसरे बैचेस जो मैंने लिए हैं, उनका लेक्चर शो कर देता हूँ। जब तक आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ के भी जिसको पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वही शो कर देता हूँ। है उसमें एक्स्ट्रा मतलब आपको सिलेबस का ही है, मतलब यहीं के बैचेस के लिए मैंने लिया है। डिपेंड करता है, डिफरेंट सीक्वेंसेस जो हैं वो वेरी कर जाएंगे बैच टू बैच, बट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तकरीबन एक ही लेवल की है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है किसी लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट ले लिया। तो यूट्यूब में जाइए, ठीक है। यूट्यूब में जाकर के आप एक बार नाम सर्च कर लीजिए, पूरा नाम मेरा। आप लोग के लेक्चर में सेपरेटली डालूंगा, ठीक है। जो लेक्चर आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सेपरेटली अलग यूट्यूब का चैनल बना के डालूंगा, हर एक अलग अलग अलग। तो एक तो ये देख रहे हैं कोड जावा विद ओप्स, राइट। फिर जावा जेई और कोर जावा विद शाह इमरान आलम, ठीक है। तो या तो अभी अपने लिए मतलब कोर जावा पढ़ने के लिए तो ये वाला फॉलो कर लीजिए, ये वाला फॉलो कर लीजिए, डिफरेंट बैचेस के लिए है। तो लेक्चर्स में थोड़ा वेरिएशन तो होगा, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। पहले बेसिक से ही शुरू होगा, तो लेक्चर 1 से आप शुरू करेंगे तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। अब इसमें देखिए, ये थोड़ा पुराना वाला है लेक्चर, और इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है। इसमें देखिए हिंदी की प्लेलिस्ट अलग है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो किसी बैच के लिए मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दिया था, किसी बैच के लिए हिंदी में रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है। तो दोनों एक जगह डाल दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिंदी वाला ही अगर दिखाएं तो कैमली इज इंट्रोडक्शन से इंग्लिश आप शुरू लर्निंग करेंगे, ऐप। पहला लेक्चर कैमली जो आपका है, इंग्लिश तो आप बहुत तरीकों से सीख सकते हो, बुक ठीक से है। भी सीख सकते हो, यहाँ से यस। आप शुरू करेंगे, ठीक है। बट ये तो बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐड चल रहा है। तो लेक्चर 1 से आप शुरू करिएगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक यही लास्ट क्लास में हमने कवर भी किया है। इंस्टॉलेशन का जो लेक्चर है वो आपको इंग्लिश वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आ जाइए, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉलेशन का लेक्चर है वो हिंदी में शायद नहीं है, वो इंग्लिश वाले में मिल जाएगा आपको। आईडी इक्लिप्स आईडी का इंस्टॉलेशन और जेडीके का इंस्टॉलेशन, ठीक है, उधर मिल जाएगा आपको। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। सो इसी ग्रुप को फॉलो करिए फिलहाल के लिए, हिंदी प्लेलिस्ट या इंग्लिश प्लेलिस्ट जो आपको सही लगे, ठीक है। देन अगर किसी को जावा ऑलरेडी आती है और वो थोड़ा आगे एडवांस एक्सप्लोर करना चाहता है तो जावा जेई पे चले जाएं, ठीक है। जिसको जावा आती है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको हिंदी का भी मिलेगा और इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें आपका सर्वलेट कवर हुआ है, जेएसपी कवर हुआ है, जेडीबीसी जावा डाटाबेस कंटिन्यूटी कवर हुआ है, डाटाबेस जावा कैसे कनेक्ट करें ये तो कवर हुआ है, ठीक है। कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर हुए हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आपका लेक्चर जब तक मैं डालता हूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं डालूंगा। ओके, तो कमिंग बैक टू योर last session, let me see what we have covered. गया भाई, चलो शायद पैकेजेस के बारे में बात कर रहा था हमने। पैकेजेस
अगेंस्ट पढ़ाया था, राइट? तो मेरे ख्याल से ये आपका होगा। ओके, एंड देन अच्छा, देन डेमो MCA 2022, ये भी शायद आपका ही दिख रहा है। ये दो डिफरेंट पैकेज मैंने बना रखे हैं। एक देखिए एम्प्टी है, ये वाइट स्क्वायर दिख रहा है आपको, और एक ब्राउन स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब इस पैकेज के अंदर क्लासेस हैं। तो इसको ड्रॉप डाउन में करेंगे तो स्टार टाइप एक क्लास बनाई थी मैंने, एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, राइट? अरे याद आ गया। तो स्टूडेंट क्लास में हमने क्या किया था कि वी स्टार्टेड विथ an object-oriented approach in which what we did is we first started identifying all the nouns. ठीक है, नाउन्स हमने एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिफाई करने शुरू कर दी। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, तो हमने इसमें स्टूडेंट, फी रिकॉर्ड, कोर्सेज, इस तरह के बहुत सारे नाउन्स जो एंटिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज करा था, राइट? रिकॉग्नाइज करने के बाद किसी एक नाउन को उठाया था, जैसे कि स्टूडेंट को उठाया, उसके अंदर फिर डाटा को यानी फील्ड्स को पहले सोचा कि क्या फील्ड होगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल नेम, एनरोलमेंट नंबर, एज, कोर्स, जेंडर, देयर कुड बी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सो ऑन, राइट? देयर कुड बी many fields, right? Then we started thinking about the methods or the operations which will act on these variables. So you can see the first thing is that a student is a class, right? And everything that should belong to a student should come into this class. ठीक है? अब इसमें फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, और मेथड्स हैं जो इन फील्ड्स पे काम कर रही हैं, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू इनकैप्सुलेट द डाटा वेरिएबल्स as well as methods into one entity, the class entity, which act as a blueprint or the kind of a structural representation that how a student class will look like or what should be there in the student class. ठीक है, क्लियर है? एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या है, तो उसके हम जितने चाहे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आप अच्छा, ये भी आपको दिखाया था कि जब आपने फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये जो गेट और सेट मेथड्स जो आप देख रहे हैं, नेम के अगेंस्ट गेट नेम मेथड है, सिमिलरली सेट नेम मेथड है, राइट? इनरोलमेंट के अगेंस्ट गेट इनरोलमेंट नंबर मेथड है और सेट इनरोलमेंट नंबर मेथड है, राइट? करेक्ट? इस तरह हर फील्ड के लिए मैंने गेटर और सेटर मेथड्स बना रखे हैं। तो आपको मैंने दिखाया था कि आईडी में इसको हम जनरेट कर सकते हैं। आपको इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं, याद दिलाइए मुझे। क्या करना था हमें? अगर ये मेथड्स ना होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेथड्स ना होते तो ये मैंने लिखा नहीं है, खाली ये प्रिंट स्टूडेंट डिटेल जो मेथड है ये मैंने लिखा है। ये तो सारी डिटेल्स को मैंने प्रिंट कर दिया, राइट? करेक्ट? अदरवाइज जो गेटर मेथड्स हैं और सेटर मेथड्स हैं वो कन्वेंशनल जावा कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जिनको गेट का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, है ना? और फील्ड्स नॉर्मली क्या होनी चाहिए, ये फील्ड्स आपकी प्राइवेट होनी चाहिए। नॉर्मली आप फील्ड्स को क्या, चाहे सी प्लस की बात करें, चाहे सी शार्प की बात करें, या जावा की बात करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, तो जो फील्ड्स आपकी हैं वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड टू द मोस्ट एक्सटेंट होनी चाहिए, या तो प्राइवेट हो या उससे कम अगर किसी वजह से आप चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जांपल वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एंड पब्लिक इन द लेटर क्लासेस। अभी इतना तो पता है पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब होता है, इतना तो याद होगा। प्राइवेट का मतलब जो चीज प्राइवेट है वो इस क्लास के कोड के अंदर से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेथड प्राइवेट है तो इस क्लास के किसी मेथड के अंदर से उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, बाहर से ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर सकते। वेरिएबल अगर प्राइवेट है तो वेरिएबल को इस क्लास के मेथड के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के नहीं किया जा सकता। प्राइवेट है तो, पब्लिक है तो कहीं से भी कर लें, चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो। प्राइवेट और पब्लिक सबसे सिंपल है समझना, ये क्लियर है, राइट? तो नॉर्मली वी गो विद द डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल, एंड डाटा को हम हाइड कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट कर दिया मैंने, सारी फील्ड्स को हमने प्राइवेट कर दिया। So this is I am doing to follow the data hiding principle। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है ये धीरे धीरे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बुक्स में नॉर्मली आपको ये चीजें एग्जांपल के साथ नहीं मिलेंगी, डेफिनेशंस मिल जाएंगे डाटा हाइडिंग क्या होती है, लेकिन
क्यों होती है, क्या फायदे हैं उसके, वो आपको कोई करके बताएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी अज्यूम करिए, फिलहाल के लिए इतना काफी है समझने के लिए कि हमने इन डाटा एलिमेंट्स को यानी फील्ड्स को जिसको कहते हैं, ठीक है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू बी असेस्ड आउटसाइड द क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट क्लास है, अब मैं स्टार्ट ऐप मेथड के अंदर जाऊं, इसमें आप देखिए पहले मैंने अमित डॉट सेट नेम, ये अच्छा मेथड में डिलीट कर दिया, राइट, ओके ओके। अभी इसको रुकिए, अमित ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ तक तो ठीक है। इस चीज को जो एरर आ रही है फिलहाल आपका ध्यान इधर कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए इस पार्ट को मैं अभी कमेंट में डाल देता हूँ, बाद में अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट क्लिक सिलेक्ट करा, राइट क्लिक सोर्स, और फिर क्या करेंगे ऐड ब्लॉक कमेंट, ठीक है, ये कमेंट में चला जाएगा। ये आपको पता है ये ब्लॉक कमेंट होता है, ये सिंबल स्टार से शुरू होता है, और सिंगल लाइन कमेंट कैसा होता है, ये वाला, करेक्ट जावा में। अच्छा अब ये देखिए अमित नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, चाहे तो हम 100 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे, 100 स्टूडेंट है, 100 50-60 स्टूडेंट है आपके बैच में, तो 60 के बना सकते हैं, राइट, अलग अलग। नाउ व्हाट वी कैन डू इज अमित डॉट, फिर देखिए हम इस पे अपने आप ये दिखाने लग गया क्या क्या अवेलेबल है हमें एसेस करने के लिए, सारी चीजें ग्रीन जो दिख रही हैं वो सारी अवेलेबल है। प्रिंट स्टूडेंट डिटेल मेथड जो है इसको मैं चाहूं तो कॉल कर लूं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, वरना नीचे लाइन आ जाती है और क्रॉस बन के आ जाता है, यहाँ पर कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही। आईडीए का फायदा यही है कि आपको कोड लिख करके फिर कंपाइलर जावा सी कंपाइलर पे जाके अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कंपाइल करता जा रहा है आपके लिए, लाइन बाय लाइन आपको कंपाइल करता जा रहा है ना। तो आपका काम बहुत क्विकली होता जा रहा है, आपको बार बार टायरसम वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने एक मेथड को एक्सेस कर लिया, ठीक है, ये मुझे अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तभी क्या प्रिंट होगा, सिर्फ मैंने अमित का ऑब्जेक्ट बनाया, अमित का ऑब्जेक्ट बनाया मतलब स्टूडेंट के लिए एक जगह हीप में, ध्यान रखिएगा हीप में बन गई, और उस स्टूडेंट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स के लिए भी जगह बन गई इसके अंदर, एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो लाइन कमेंटेड है इसमें मैंने उनको सेट किया था वैल्यूज को, राइट, तो यानी अभी तक मैंने इनको सेट नहीं करा है, तो वैल्यूज क्या होंगी, एम्प्टी होंगी, या ट्रू वर्ड्स में कहें तो एम्प्टी नहीं होंगी, कोई डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेंगी। जैसे सी में आप देखेंगे अक्सर अगर इंटीजर टाइप मैंने डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट there are two conventions, the old conventions takes by default a garbage value, यानी उस एड्रेस पे जो भी गार्बेज वैल्यू होगी उसको उठा लेगा वो, ठीक है। तो आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट कुड बी द वैल्यू बाय डिफॉल्ट, बट इन जावा इवन इन सी प्लस प्लस 2011 कन्वेंशन उसके हिसाब से आप अगर देखें तो डिफॉल्ट वैल्यूज वेरिएबल पिक करते हैं, अगर वो वेरिएबल डिफाइंड है एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल्स, मैं मेथड लोकल वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट ऐप में देखिए ये क्यों मुझे एरर दे रहा है, सेट नेम, क्या ये मेथड मैंने वो कर दिया, कमेंट कर दिया है क्या, नहीं ये तो है नहीं, यहाँ पर ये स्पेलिंग में डिफरेंट है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक रही होगी, है ना, करेक्ट, ठीक है। अगर अगर मैं इस वक्त अगर इसको प्रिंट करना चाहूं तो क्या स्टेट होगा, क्या स्टेट होगा मेरे अमित नाम के रेफरेंस वेरिएबल का जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ठीक है, क्या स्टेट होगा इसका, ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड किसमें डिफाइंड है, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट, स्पेस बचाने के लिए आप उसको कैरेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है, अगर मेल फीमेल या अदर कुछ करना है। फिलहाल जस्ट शो करने के लिए कि डिफरेंट डाटा टाइप्स है, बूलियन वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यू लेता है, ट्रू एंड फॉल्स, so I will indicate true as one of the gender and false as another gender, तो स्पेस बचाने के लिए ट्रांसलेट हम कर लेंगे इंटरनल कोड में, ठीक है। तो क्या डाटा टाइप आप चूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप वहां पे स्पेस बचाना चाहेंगे, आपके पास स्पेस कम है,
एक सर्वर पे अगर आपका एप्लीकेशन चल रहा है, देन प्रॉब्ली यू विल नॉट वरी टू दैट एक्सटेंट स्पेस के बारे में, मेमोरी के बारे में, राइट? फिर भी बेहतर ये है कि आप कोड को ऑप्टिमाइज रखें। तो ये जो मेथड है अमित के ऊपर जो मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अमित डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ये प्रिंट स्टूडेंट डिटेल किस क्लास के अंदर डिफाइंड है? स्टूडेंट क्लास के अंदर, जिसका वेरिएबल बना हुआ है। जैसे इंट एक्स होता है वैसे ये स्टूडेंट अमित है, यानी अमित स्टूडेंट टाइप का है, राइट? तो ये अगर देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अगर मैं डायरेक्टली उसमें जाना चाह रहा हूँ, क्या हो गया, अगर डायरेक्टली मैं इस मेथड में जाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाऊंगा और माउस को हवर करूंगा। यहाँ पर देखिए एक अंडरलाइन बन के आ गई, इसको मैंने क्लिक कर दिया, डायरेक्टली उस क्लास के उस मेथड के पास आपके लेके गया आपको सीधे। आईडी में शॉर्टकट भी आपको नेविगेशन में आसानी दे रहा है, राइट? अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट नेम इज, जो भी नाम होगा वो नाम प्रिंट कर देगा, नाम की वेरिएबल जो होगी वो प्रिंट कर देगा। वेरिएबल प्राइवेट है, लेकिन मैं मेथड के अंदर से एक्सेस कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर के लिए स्टूडेंट एज इज, एज प्रिंट कर देगा, जेंडर इज, जेंडर प्रिंट कर देगा, एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर इज, एनरोलमेंट प्रिंट कर देगा। सिमिलरली कोर्स क्या है वो कोर्स प्रिंट कर देगा, राइट? तो अभी फिलहाल ये चीजें हमारी सेट नहीं है, इन वैल्यूज को उसका नाम क्या होगा, एनरोलमेंट नंबर क्या होगा, ये चीज अभी बस ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट के अंदर इन वेरिएबल्स के लिए जगह अलोकेट हो गई है, लेकिन वो जगह अभी खाली है ना? अब मैं रन करके देखता हूं कि मुझे खाली है तो क्या मिल रहा है मुझे। देखिए स्टूडेंट नेम इज नल, स्टूडेंट नेम का डाटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था। तो बाय डिफॉल्ट एन इंस्टेंस वेरिएबल विल बी सेट टू अ नल वेरिएबल, ठीक है, इफ दैट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। स्ट्रिंग जो है, देखिए स्ट्रिंग जो क्लास मैंने डिफाइन करा है, अगर आप ध्यान दें तो जैसे स्टूडेंट का नाम कैपिटल एस से शुरू करा है ना? अगर इन डिक्लेयर करता तो आई एन टी कीवर्ड स्मॉल आई से शुरू होता, राइट? क्लास का कन्वेंशन, जावा कोड कन्वेंशन, जावा का कोड करने का तरीका, रूल नहीं है, कन्वेंशन है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका जो रिव्यूअर होगा, कोड रिव्यूअर आपकी कंपनी में, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस कोड को, कहेगा कन्वेंशन को फॉलो करो, यूनिवर्सल कन्वेंशन को फॉलो करो, ठीक है? आप देखते ही समझ जा रहे हैं कि एस कैपिटल है स्टूडेंट में, दैट मींस इट्स अ क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कैपिटल है, दैट मींस इट्स नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, इट्स अ डिराइव्ड टाइप, ठीक है? स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है और वो हमने नहीं बनाया है, भले वो जावा के लोगों ने बना के हमको दिया है इस्तेमाल करने के लिए। इंटरनली इट इज मैनेजिंग अ कैरेक्टर अरे, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कैरेक्टर अरे को ही मैनेज कर रहा है, ठीक है? लेकिन उसको मैनेज करने का, ऑप्टिमाइज करने का एक अलग तरीका है स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है, जो शायद हम और आप लिखते तो उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाते, ठीक है? तो उन्होंने बना के आपको दे दिया, लेकिन आप एस कैपिटल देख के आप समझ गए इट्स नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। इंट प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बूलियन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है, करेक्ट? बट स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, इट्स अ नेम ऑफ अ क्लास। तो जब भी किसी क्लास के नेम की कोई वैल्यू असाइन नहीं हो, किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू, रेफरेंस वेरिएबल की पे कोई वैल्यू असाइन नहीं है, यानी इसको कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो नल होगी, दैट मींस इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग एज ऑफ नाउ। क्लियर है? तो द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज नल बाय डिफॉल्ट इन जावा, क्योंकि मैंने अभी तक सेट नहीं करा है नाम, ठीक है? फिर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला। द स्टूडेंट एज इज 0, एज किस टाइप का है, इन टाइप का है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट इफ यू डू नॉट असाइन अ वैल्यू टू इंटीजर डाटा टाइप, द डिफॉल्ट इज पिक्ड अप एज 0। अगर ये फ्लोट होता तब क्या होता, 0.0 होता, ठीक है? लॉन्ग होता तो क्या होता, लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर का ही बड़ा बकेट है 8 बाइट वाला, तो 0 ही रहता, राइट? 0 ही रहता, राइट? डबल होता तो 0.0 होता, कैरेक्टर होता तो कैर एम्प्टी कैरेक्टर होता, ठीक है? स्ट्रिंग है तो वी नो दैट इट्स नल, ठीक है? बूलियन है तो मे बी फॉल्स, ठीक है? इस तरह डिफॉल्ट वैल्यू जरूर पिक करेगा अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है तो स्टूडेंट क्लास में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, यानी जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उनकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी वेरी हो सकती है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? और स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्या स्टेट है उसका, इसलिए उन्हें स्टेट भी कहते हैं या स्टैंड भी कहते हैं। कहने का जो जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, वो उसका कोई रीजन, लिटिल मतलब होता है उसका, और लिटिल मतलब की वजह से ही उसको यूज करते हैं उस टर्म में, राइट। कोई भी नई चीज अगर आप देखें, आप सबसे पहले डिक्शनरी में उसका गूगल करके देखो कि इसका लिटिल मीनिंग क्या है, उससे आपको उसको रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इन सब की वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हम एक्सपेक्ट करते हैं, जेंडर की देखिए फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ये भी नल दिखा रहा है। कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए नल दिखा रहा है। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेंगे, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होंगी अब आपको पता है, अरे ठीक है, क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू स्टार्ट ऐप, बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स ऑफ फील्ड्स आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। तो अगर हम, जैसे हमने ये प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ये मेथड हमने एक्सेस करने की कोशिश करी है, ठीक है, इसकी जगह हम कोई वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करें, अमित डॉट, देखिए कोई वेरिएबल मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है, हाँ, कोई वेरिएबल यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है, राइट। अब हम चलते हैं जरा स्टूडेंट क्लास में, किसी एक वेरिएबल को प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देते हैं, नेम को पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब प्राइवेट रहेगा। अब देखते हैं, ये पब्लिक हो गया, कंट्रोल कंट्रोल सेट कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एस से सेव कर लिया मैंने, ठीक है। सिर्फ नेम को पब्लिक किया, बाकी सब प्राइवेट है। अब दोबारा से अगर यहाँ पे आए और अमित डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस में इस पे प्रेस करता हूँ, देखिए नेम आपको विजिबल हो गया, नेम दिख रहा है ग्रीन छोटे सर्कल से, बड़े जो सर्कल है वो मेथड इंडिकेट कर रहे हैं, छोटा अब बीच में थोड़ा सा एम्प्टी सर्कल जो दिख रहा है वो आपका बेसिकली पब्लिक वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं नेम इज इक्वल टू समथिंग, आई कैन असाइन समथिंग, दैट विल बी परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन कोई और वेरिएबल आईडी आपको शो ही नहीं करेगा। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट फाइल में कॉपी अगर टाइप कर रहे हैं, आप वहाँ टाइप तो कर देंगे, वहाँ कोई रुकने वाला आपको है नहीं, लेकिन वो कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइलेशन एरर आपको शो करेगा, राइट। तो एज पर द डाटा हेडिंग प्रिंसिपल, we are trying to follow the convention that all the variables are going to be most restricted, which is private, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं, देखिए यहाँ पे एरर आ गई, फॉर कंपाइलेशन एरर आ गई, एंड व्हाट द कंपाइलेशन एरर सेज, द फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम, द नेम फील्ड इज इन द स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट पहले मेंशन है, ठीक है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बता रहा है, कह रहा है कि इस क्लास का ये जो नेम फील्ड है जिसको आप यूज कर रहे हैं इज नॉट विजिबल because it's not private. So the visibility lies within the scope of the class itself. इसी को बोलते हैं visibility control बोलते हैं, right? Public होती तो हर जगह visible होती, correct? So it's not visible. ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी और को? क्लियर है? Now because we have declared the variables private, now we want to access these variables as well. So what we want to do is, we will not going to use this code. Let's say it's incorrect, correct? It will give compilation error, right? So what we'll do, we'll go to the student class as we have discussed in the last class also. I will just click here in the editor window, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। राइट क्लिक किया, सोर्स पे गए, सोर्स पे जाने के बाद जनरेट गेटर एंड सेटर्स दिख रहा है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये आपको सारे वेरिएबल्स दिखाना शुरू कर देगा, एज, कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, जेंडर, नेम, साइज दिखा रहा है। इसको अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें गेट भी दिखाएगा, सेट भी दिखाएगा। गेट का मतलब आई वांट टू रीड समथिंग, तो मैं एज की वैल्यू रीड करना चाह रहा हूँ कि करंट इस इंस्टेंस वेरिएबल की, इस पर्टिकुलर अमित ऑब्जेक्ट के एज इंस्टेंस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ठीक है। कल को हो सकता है उसकी एज अपडेट हो जाए, फॉर्म में से गलत भर दिया हो, बाद में आपको अपडेट करना पड़े, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे गेटर मेथड चाहिए एज के लिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा, सेटर मेथड चाहिए तो इसको क्लिक करूंगा, कोई छोड़ दूंगा तो वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सारे वेरिएबल्स की गेटर सेटर दिखाएगा। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट डूइंग सिलेक्ट ऑल, लेकिन नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल, ठीक है। देयर कुड बी रीजंस व्हेन यू वोंट बी विलिंग टू जनरेट अ पर्टिकुलर सेटर मेथड और अ गेटर मेथड, ठीक है, ऐसा रीजन हो सकता है, एंड दैट विल बी जस्टिफाइड बाय द बिजनेस नीड, बाय द why this condition is put forth on the application, restriction क्यों लग रही है, वो उसके उसके नीड के हिसाब से जस्टिफाई होगी, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने सभी कुछ सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा जनरेट, और देखिए एसएस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट पब्लिक सिलेक्ट कर रखा है मैंने इन सभी मेथड्स के लिए जो जनरेट होंगे, ठीक है। देखिए अब हर वेरिएबल का एक गेट के नाम से प्रीफिक्स एक मेथड जनरेट हो गया और एक सेट नाम से प्रीफिक्स मेथड जनरेट हो गया।
अगर मैं गेट नेम को कॉल करूंगा स्टार्ट ऐप डॉट जावा के अंदर से अमित रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर डॉट ऑपरेटर लगा के, तो हमें क्या मिलेगा? नेम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ऑफ द टाइप स्ट्रिंग एंड रिटर्निंग द नेम. नेम इज अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास. ठीक है. अगर मैं इस नेम को चेंज करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने अपने नाम में कुछ मिस्टेक कर दी, या कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटर प्रीवियस मार्कशीट में नाम कुछ और होता है ना, उसके बिना पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, बट नाउ यू हैव चेंज देयर आल्सो, सो यू वांट द चेंज टू बी रिफ्लेक्टेड हियर आल्सो. आपने बाद में एप्लीकेशन दी, भाई एग्जामिनेशन में हमारा नाम चेंज करो. उनके पास ऐप है, वो क्या करे, तो क्या करेंगे, दे विल सेट द नेम, they will set the name, they will call the set name method to change the name, and they will pass a name into the method. Now this method is not going to return anything, क्योंकि ये चेंज करने के लिए बना है, ये रिट्राइव करने के लिए नहीं बना है. तो रिटर्न टाइप एज यू कैन सी इज void. रिटर्न टाइप क्या है? void है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. ये क्या कह रहा है? दिस डॉट नेम, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो नेम रेफरेंस वेरिएबल होगा, ठीक है, दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, राइट. तो जिस ऑब्जेक्ट में आप मेथड आपका चल रहा है, यानी सेट नेम मेथड चल रहा है, जहाँ एंट्री करेगा तो कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो नेम मेथड वेरिएबल है, उसकी नेम फील्ड को ये जो नेम पास हो रहा है इससे रिप्लेस कर दो. ठीक है. अगर हम ये ऐसा नहीं लगाते, दिस डॉट नेम नहीं लगाते, तो क्या होता? आते जाओ बेटा, जो लोग लेट आए पूछे नहीं आते जाए बस. ठीक है, जो बहुत लेट आए वो मत आए बस. ठीक है. अब देखो मैंने क्या करा, दिस को हटा दिया. अब क्या हो रहा है? नेम इज इक्वल टू नेम. कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, क्योंकि सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट. ठीक है. आप एक वेरिएबल में उसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, सिंटैक्टिकली कोई आपको रोकने वाला नहीं है. बट द एडिटर इज स्मार्ट एनफ, एक वार्निंग दे रहा है. क्या वार्निंग दे रहा है? देखिए, द असाइनमेंट टू द वेरिएबल नेम हैज नो इफेक्ट. यानी ये एज्यूम कर रहा है कि जो लोकल, ये जो नेम वेरिएबल जो पैरामीटर में आप पास कर रहे हैं, ये ट्रीट होता है द मेथड लोकल वेरिएबल, यानी इसका स्कोप इतना रहेगा, है ना. तो ये एज्यूम कर रहा है कि जो नेम वेरिएबल आ रहा है उसी में आप दोबारा से उसी की वैल्यू को दोबारा से डाल रहे हैं. अगर नेम के अंदर शाह इमरान आलम मैंने पास कर रखा है सेट करने के लिए, तो आप उस जो जिस कंटेनर में आ रहा है उसी कंटेनर में उसी कंटेनर की वैल्यू को दोबारा डाल रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं डाल रहे हैं. तो क्या आपको बता रहा है ये? द असाइनमेंट टू द वेरिएबल नेम हैज नो इफेक्ट. अगर एक डिब्बे से निकाल के दूसरे डिब्बे में डाले तब तो कोई इफेक्ट होगा ना. हम उसी डब्बे की चीज उसी डिब्बे में डाल रहे हैं, क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है. ठीक, वार्निंग दे रहा है आपको, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है आपको. तो अब मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ दिस डॉट नेम, यानी दिस डॉट नेम का मतलब देखो, जब मैं यहाँ पे हूँ तो ये हाईलाइट क्या हो रहा है? ये हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट ये हो रहा है ना, यानी ये इंस्टेंस वेरिएबल का नेम है. और ये जो नेम को अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो ये हाईलाइट हो जाएगा, यानी ये वाला नेम है. तो आईडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये सभी चीजें ट्रैक करने के लिए, राइट. तो जो कंटेनर नेम जो मेथड लोकल वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू आ रही है उसको असाइन करेंगे हम इंस्टेंस वेरिएबल में. ये मेथड लोकल वेरिएबल है which is declared as a parameter to the method, and this is the instance variable. To distinguish between these two variables we are using this. ठीक है. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं शैडोइंग प्रॉब्लम. अगर लोकल वेरिएबल का नाम वही हो जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है, तो लोकल वेरिएबल जो सबसे करीब वाला है वो दूर वाले को शैडो कर देता है, शैडो कर देता है. मतलब अगर नेम इज इक्वल टू नेम करे तो हर जगह वो करीब वाले को ही समझेगा. जैसे आपसे हम कहें एक चेयर उठा के दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पास वाली चेयर उठा के देंगे, दूर वाली चेयर को नहीं उठा के देंगे. तो एक ये यूनिवर्सल रूल है किसी भी टेक्नोलॉजी का कि जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो स्कोप का, तो जो नियरेस्ट स्कोप है वो प्रिविलेज होगा, यानी उसको प्रेफरेंस मिलेगी. तो नियरेस्ट स्कोप किसका होगा? मेथड लोकल वेरिएबल का. ठीक है. तो इस स्कोप के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैंने कहा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. अब कोई ये भी कह सकता था कि इसका नाम नेम की जगह नेम ऑफ स्टूडेंट हम कोई चेंज करके रख देते, नेम ऑफ स्टूडेंट रख देते, तब तो कंफ्यूजन नहीं होता. फिर देखिए, फिर नेम इज इक्वल टू नेम अगर मैं कर रहा हूं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेम इज इक्वल टू नेम ऑफ स्टूडेंट अगर करूं मैं, वार्निंग गई, क्योंकि अब कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, शैडोइंग नहीं हो रही है, अब सेम नाम नहीं है, राइट. वार्निंग गई. तो ये भी मैं कर सकता था. ठीक है. क्या बेटर है? हैं? आपने दिस बोला, किसने बोला था? इधर किसी ने बोला था? अच्छा आपने बोला था. अच्छा, और किसी ने? कन्वेंशन तो है, लेकिन बेटर क्या है?
बेटर यही है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहा है चीज, राइट। आपको ये मेथड देख करके पता चल रहा है कि जो नाम है, नेम है, ये एक्जेक्टली सेम आपको मिलेगा यहाँ भी नेम, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट ये है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं कि जो पैरामीटर पास हो रहा है वही पैरामीटर इंस्टेंस वेरिएबल में जा रहा है। दिस ऑलरेडी डिस्टिंग्विश कर रहा है कि स्टेट वेरिएबल है कि मेथड लोकल वेरिएबल है। एक और रीजन है कि कई बार जब आप कोई फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज करेंगे, यानी लाइब्रेरीज जो बनी बनाई आती हैं, एडवांस टॉपिक्स जो आप पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेमवर्क्स वगैरह भी जानेंगे आप, तो उसमें इन कन्वेंशंस का बड़ा रोल होता है। आपको मेथड उसमें लिखने ही ऐसे हैं जो इन कन्वेंशंस को फॉलो करें, ठीक है, वरना वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा उसको, भाई उसको कहीं तो सेटल करना है, ठीक है, तो आपको इन कन्वेंशंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो एक रीजन वो भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो गेटर मेथड किस लिए है? वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए। सेटर मेथड किस लिए है? वैल्यू को चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए, एक ही बात है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने स्टार्टअप ऐप में। अब देखिए यहां से ये तो एरर होगी क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर सकते, वेरिएबल आपका नेम प्राइवेट है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट में ही रहने देता हूं, ये कमेंट हटा देता हूं, सोर्स टॉगल कमेंट या रिमूव ब्लॉक कमेंट, ठीक है, कमेंट आपका हट गया। अब देखिए अमित नाम का जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था स्टूडेंट का, उसकी देखिए सारे असाइनमेंट्स आपके वैल्यूज की ये है। उसका मैंने नेम सेट किया, एज सेट किया, कोर्स सेट किया, जेंडर सेट किया, एनरोलमेंट नंबर सेट किया, फिर उसके स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया, राइट। तो सारी सेटअप मेथड में कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ। ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इनका रिटर्न टाइप क्या है देखिए, अगर मैं इस पर खाली हॉवर करूंगा तो आपको पूरा उसकी पूरी सिग्नेचर दिखाएगा। सिग्नेचर बोलते हैं पहली लाइन को। पहली लाइन देखिए आप बहुत कुछ समझ सकते हैं मेथड के बारे में, राइट। ये मेथड किसी और क्लास में डिफाइंड है, आप इसको यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सिग्नेचर देख के समझ रहे हैं कि भाई ये वॉइड है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। पैकेज इसका in.ac.jamia.admission.app.student records है, स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसके अंदर सेट नेम मेथड है दैट टेक्स अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ पैरामीटर। दिख रहा है आपको? यही तो दिख के आपको सब कुछ पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप सेट कर रहे हैं। अब अगर कुछ चीज मुझे प्रिंट करना होता तो मैं क्या करता, अमित डॉट गेट फॉर एग्जाम्पल गेट नेम, राइट। इस कोड को रन करूं, मान लीजिए ये लाइन कमिट है, ये भी कमेंट है अभी, तो अभी कोई आउटपुट आएगा हमारे पास? क्यों? अभी बताओ, मैं रन करूं तो कोई आउटपुट आएगा, कुछ प्रिंट होगा? अमित डॉट गेट नेम तो किया है ना मैंने, प्रिंट नहीं कर रहे। गेट नेम देखो, गेट नेम मेथड को अगर देखो आप, गेट नेम मेथड में चला ही जाता हूं कंट्रोल दबा कर, कंट्रोल क्लिक करो उस पर, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का, अंदर प्रिंट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये रिटर्न तो करेगा, लेकिन मैंने उसको किसी और वेरिएबल में असाइन नहीं करा है, मतलब ये मेथड हमको वैल्यू रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन हमने कोई उसका बक्सा बना नहीं रखा है जिसमें हम उसको डाल के यूज करें आगे, ठीक है। तो आया और गायब हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस मेथड को देखें, प्रिंट डिस्टेंस डिटेल, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वॉइड है रिटर्न टाइप इसका, लेकिन ये मेथड के अंदर ही सब कुछ प्रिंट कर दे रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो अगर हमें गेटर मेथड से कुछ चाहिए तो हमें इसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अमित, ये हमने लिया, फिर हम कहें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम नेम प्रिंट कर दें, ठीक है, करेक्ट है। तब हमको नेम प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार। ये पूरा क्यों प्रिंट हो रहा है, कुछ कमेंट रह गया है क्या? अमित प्रिंट डिटेल तो मैंने कमेंट कर दिया है। अच्छा ये मेथड ऑन रह गया है ना, इसको हटाओ, इसकी वजह से ये प्रिंट कर रहा है, ऊपर रह गया ना। आप देखो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। नेम खाली प्रिंट हो रहा है, मिसिंग, राइट। या चाहे थे तो हम ऐसे भी कर लेते हैं इसको,
इस वेरिएबल को हम बनाते ही नहीं, सीधे अमित डॉट गेट नेम है, यहाँ पे हम क्या करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते और इस पूरे स्टेटमेंट को इसके अंदर डाल देते। सॉरी, ये भी कर सकते थे, यानी अमित डॉट गेट नेम से जो रिटर्न हो रहा है वो डायरेक्टली पैरामीटर चला जाए, एज एन आर्गुमेंट चला जाए किसमें, प्रिंटलन मेथड में प्रिंट करने के लिए। कोई हमने उसको नाम नहीं दिया, कोई बक्से में स्टोर नहीं करा, डायरेक्टली उसको यूटिलाइज ही कर लिया, ये भी कर सकते थे, राइट। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको एक एक वेरिएबल बाय वेरिएबल एसेस करने के बजाय हमने क्या कर रखा है, प्रिंट डिटेल मेथड बना रखा है, जिससे हम सारे अमित और आदिल के दोनों के इंस्टेंट और स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को एसेस कर सकते हैं इन वन गो, ठीक है। देखिए ये अमित के साइड डिटेल प्रिंट हो गए, आदिल के साइड डिटेल प्रिंट हो गए, करेक्ट। दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, दोनों की हीप में जो स्पेस रिजर्व हुई है वो अलग है, उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस रिजर्व हुई है, एक एक वेरिएबल की जो स्पेस रिजर्व हुई है, वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, यानी उनके स्टेट वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अब बताइए कि हमने कहा कि भाई डाटा हेडिंग हम फॉलो कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, सारे मेथड्स जो गेटर और सेटर मेथड्स बना रहे हैं, या प्रिंट और डिटेल जो अलग से मैंने मेथड लिखा, इन सबको हमने पब्लिक बना दिया, राइट। तो प्राइवेट बनाने का सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि स्टूडेंट क्लास के बाहर, जैसे स्टूडेंट ऐप क्लास हो गया, इसके अंदर जब स्टूडेंट क्लास को मैसेज करना चाह रहे हैं तो उनके वेरिएबल्स को डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, यही मतलब हुआ। लेकिन सेटर मेथड यूज करके हम उनकी वैल्यू को अभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना। या इस तरह से उनकी वैल्यू को गेट नहीं कर सकते, लेकिन गेटर मेथड यूज करके अभी भी गेट कर सकते हैं। फिर डाटा हाइड कहाँ हुआ, हम कह रहे हैं हम डाटा को हाइड कर रहे हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कहाँ हाइड हुआ, गान घुमा के तो पकड़ ही रहे ना, डाटा हाइडिंग पढ़ा है ना, सी प्लस से पढ़ा हुआ, जावा बीएससी बीसीए पढ़ के आए हैं आप, राइट। कहाँ डाटा हाइडिंग हुआ, हाँ दूसरी पैकेज से क्या हम ऐसे नहीं कर पाते, मेथड नहीं कर पाते, मेथड के थ्रू तो कर सकते हैं ना, पब्लिक मेथड के थ्रू तो कर सकते हैं। मैं वेरिएबल्स को प्राइवेट किया हमने, मेथड सारे पब्लिक रखे हैं ना, मेथड सभी पब्लिक है ना। आप देखो ये मेथड की बात मैं कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स, चलो मैंने मान लिया कि मैंने वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो दूसरे पैकेज छोड़ो, इस क्लास के बाहर ही एक्सेस नहीं हो सकता, प्रोटेक्टेड होता तब हम पैकेज की बात करते हैं, ठीक है। ये तो प्राइवेट होने की वजह से इस क्लास के बाहर ही नहीं एक्सेस हो सकता, ठीक है। लेकिन इनके अराउंड चेंज करने के लिए और रीड करने के लिए, दोनों के लिए हमने पब्लिक मेथड तो प्रोवाइड कर दिए हैं, ये मेथड सारे पब्लिक है। तो किस चीज को हाइड कर रहे हैं, डाटा तो फिर भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम ये नहीं करें तो हम हमें क्लास बनाने का मतलब क्या हो गया, अब उनको वैल्यूज को यूज ही ना कर पाए अगर, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो डाटा हाइडिंग कहाँ हो रही है इसमें, क्या मतलब है डाटा हाइडिंग का फिर, डाटा हाइडिंग सबने पढ़ा है ना, डिफिनेशन बताओगे फिर से। बोलो, तो तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। अननेसेसरी डाटा तो कोई होता ही नहीं है, नहीं ठीक है तुमने कोशिश सही करी है, बट अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता है। इनमें से बताओ कोई भी डाटा अननेसेसरी है तो बताओ, सारे स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा है।
एसेंशियल पार्ट शो करते हैं। एसेंशियल पार्ट मतलब क्या हो गया, मेथड हो गया। यहाँ पे मतलब ये हो गया कि हम डाटा को हम एसेंशियल पार्ट नहीं मान रहे हैं, मेथड को मान रहे हैं कि वो एसेंशियल है, इंटरफेस है रादर, यानी एक कमरे में आने के जैसे एक रास्ता होता है। तो हमने क्या कहा कि भाई आप खिड़की से जंप करके नहीं आ सकते, इधर उधर से जंप करके नहीं आ सकते, है ना, बाउंड्री वॉल फांद के नहीं आ सकते, आप एक दरवाजे से आओगे, ठीक है, जो दरवाजा मेथड है, ठीक है, इतना ही हमने करा। लेकिन आ तो तब भी रहे हो। डाटा हाइड करने का मतलब क्या है, डाटा तो हिडन होना चाहिए, राइट? तो क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट क्या है इंटरनेट? अच्छा तुम पे अभी आएंगे, रुको अब पहले तो बताओ। तुम्हें उसी चीज से मतलब है जितनी तुम्हें देखनी है, राइट? वो तो ठीक है। तुम्हें भाई गेट नेम से मतलब है एज अ इंटरफेस और एज अ वे टू गेट द डाटा, करेक्ट, वो मैं एग्री कर रहा हूँ। तुम अभी इंटीग्रिटी कह रहे थे ना? अरे यार क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहा था। अच्छा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, बताओ, सही कह रहे हो, बताओ क्या मतलब होता है इंटीग्रिटी, कहाँ से आ गई बीच में? है इंटीग्रिटी तो सही बोले हो, आगे बोलो क्या मतलब उसका, एग्जाम्पल देके बताओ ना मुझे, किसी को समझाना कैसे समझाओगे कि भाई डाटा हाइडिंग का क्या फायदा हो रहा है? तुम कोड रिव्यू कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुमने डाटा हाइडिंग का प्रिंसिपल वायलेट कर रखा है, ऐसा नहीं करो, वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करो और मेथड्स को पब्लिक डिक्लेयर करो। तो तुम्हारे जूनियर होगा वो पूछेगा क्यों हम डॉट ऑपरेटर लगा के अच्छा खासा एक्सेस कर सकते हैं, खामखा तुम मेथड ही बनवा रहे हो मुझसे, क्यों मेथड बनवाएं, कोड लंबा कर रहे हैं खामखा का, कहेगा ना? क्या क्या उसको रीजन बताओगे? हम उसको डाटा दिखाना नहीं चाहते, वेरिएबल दिखाना नहीं चाहते। वेरिएबल दिखाने का मतलब क्या है कि उसको हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करना देना चाहते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देना चाहते हैं। पर क्यों भाई, क्या फायदा मिल रहा है हमको, है कौन सी प्राइवेसी? डेवलपर के सामने सब कुछ कोड खुला पड़ा है, काहे की प्राइवेसी? ये ऐसा थोड़ा ना है कि मैं कोई एप्लीकेशन चल रहा है उसमें आपका डाटा है, उस डाटा की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, हम तो कोड की बात कर रहे हैं ना। हम कहते हैं ना वी डू नॉट वांट टू अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ दिस टू दिस पर्टिकुलर फील्ड्स, राइट? इसलिए हमने उनको प्राइवेट कर लिया। अनऑथराइज्ड कौन है? तो डेवलपर है, डेवलपर की क्लास पड़ी हुई उसके पास, जब चाहे चेंज कर ले। क्या मतलब हुआ इसका? डेवलपर के पास पूरा कोड पड़ा हुआ है, सोर्स कोड पड़ा हुआ है ना, जब चाहे चेंज कर ले। कोई और ओपिनियन? अगर हम ऐसा अलाउ करें कि सारे वेरिएबल्स पब्लिक हों और सारे मेथड्स हम या तो प्रोवाइड ना करें, पब्लिक ही अलाउ कर दें उनको सारे वेरिएबल्स को, ताकि उनको डॉट ऑपरेटर लगा के हर जगह यूज कर लें, चाहे उनको रीड करना हो, चाहे उनकी वैल्यू असाइन करना हो, जो भी करना हो, तो उससे आगे चल के मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये सारे मेथड्स नहीं है आपके, ठीक है, ये सारे मेथड्स आपके नहीं है, कोई भी गेटर सेटअप मेथड नहीं है, ठीक है, सारे वेरिएबल्स मैं पब्लिक अलाउ कर देता हूँ, डाटा हाइडिंग को वायलेट कर देता हूँ। इनफैक्ट सीखने के लिए हम पहले क्या करें, चीज को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके देखते हैं नुकसान क्या हो रहा है। तो लेट्स से पब्लिक, सॉरी, सब पब्लिक हो गया। अब हम गए स्टार्ट ऐप में, पहले सेव करते हैं एक बार। मेथड की अब जरूरत ही नहीं, जब हमने वेरिएबल्स ही पब्लिक कर रखे हैं तो मेथड की हमें क्या जरूरत है? हम कहेंगे अमित डॉट नेम इज इक्वल टू अमित सिंह, अमित डॉट एज इज इक्वल टू 25,
ठीक है, अमित डॉट कोर्स इज इक्वल टू MCA, अमित डॉट जेंडर इज इक्वल टू ट्रू, अमित डॉट इनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू से सम वैल्यू। ये हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अभी देख रहे हैं हम, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अभी नहीं देख रहे हैं। हमारे पास जब स्टूडेंट्स की बात होगी तो ऐसे हम एक यूनिवर्सिटी में कई हजार स्टूडेंट, सबके लिए ऐसे हमने सेट कर रखा होगा, राइट। उन सब के लिए अभी हम हटा देते हैं। इस कोड को हम क्या करते हैं, अभी कमेंट में डाल देते हैं, सोर्स में ऐड ब्लॉक कमेंट। तो ये तरीका हमने पूरे एप्लीकेशन में मान लीजिए यूज कर रखा है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स आपके पब्लिक है, ठीक है। और पूरे एप्लीकेशन में स्टूडेंट क्लास कई जगह यूज हुआ है, अलग अलग मॉड्यूल में यूज हुआ है, जहाँ पे जैसे फी रिसिप्ट हुई है वहाँ पे यूज हुआ है। एडमिशन फॉर्म कोई एक क्लास है उसमें यूज हो रखा है, किस स्टूडेंट के लिए भरा गया है, राइट। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सिस्टम में कौन सी बुक है, बुक ऑब्जेक्ट है, वो बुक किस स्टूडेंट को स्टूडेंट को असाइन की गई है, वहाँ भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है ना, ठीक है। कोर्स है, टाइम टेबल है, ये तमाम चीजें कई जगह यूज हो सकता है, राइट। और कई जगह ये सिचुएशन आएगी और एक बार नहीं हजार बार आएगी जहाँ पे आपने इस टाइप का कोड कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड आप बैकएंड में कर रहे हैं, ये एक्चुअली बैकएंड में तो आप कर नहीं रहे हैं। होता क्या है कि इंटरफेस होता है, यूआई इंटरफेस होता है, जहाँ पे आपको इसकी जगह नेम की जगह नेम लिख करके एक बॉक्स आएगा, एज की जगह एक बॉक्स आएगा, ठीक है। और इन कोर्स की जगह, जेंडर की जगह, एनरोलमेंट नंबर की जगह, सबकी जगह बॉक्स आएगा, बॉक्स का वैल्यू एंटर करते जा रहे हैं। वो वैल्यू कहीं से होकर के आ रही है और ऐसे एक ऑब्जेक्ट बन करके उनके अंदर इस तरह पॉपुलेट हो जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अमित ना करके एक वेरिएबल आ रहा है, तो अमित डॉट नेम इज इक्वल टू वो वेरिएबल डाल दिया मैंने जो फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका वेब एप्लीकेशन हो चाहे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, दोनों ही केसेस में तो आ तो रहा है वो यूआई से। किसी ने बाय चांस एज की जगह क्या करा, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, उसने टाइप करना चाहा 25 और उसे टाइप हो गया 250, एक जीरो लग गया, ठीक है, करेक्ट। डाटा तो आ गया, सेट भी हो गया, डाटाबेस में चला भी गया। जब उसका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें एज की जरूरत होती है, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज जिसमें हम पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, जहाँ एज की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ अगर है, वहाँ उसने किया और उसमें ये चीज जा करके हमने एक फॉर्म के एक पेज के अंदर प्रिंट करा, एक पीडीएफ फाइल के अंदर प्रिंट करा। तो प्रिंट क्या करेगा, ये वैल्यूज प्रिंट करेगा जो प्रिंट डिटेल्स में से आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करिए, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, एज इज इक्वल टू 250। बग की एंट्री कहां से हुई, टाइपिंग मिस्टेक से, है ना। आपने जो डेवलपर है जिसने इस क्लास को, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया है और उसके वैल्यूज को असाइन करने के लिए कोड लिख रहा है, उस डेवलप को अनऑथराइज एक्सेस दे दिया कि वो डायरेक्टली वेरिएबल को यूज कर सके, ठीक है। अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो बग हो गया। अब बग हो गया तो कंट्रोल कैसे करें, इसमें वैलिडेशन होना चाहिए था, यानी चेक होना चाहिए था कि जब भी कोई एज एंटर करे तो जब बैकएंड में आए, बैकएंड में चेक हो कि भाई एज जो है इस रेंज के अंदर स्टूडेंट के लिए अलाउड है कि नहीं है। अगर अगर एमसीए का स्टूडेंट है तो 20 से इसको 30 साल की उम्र के बीच का स्टूडेंट होना चाहिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए के बीच में होना चाहिए, 250 तो खैर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार इस वैलिडेशन कैसे हो। तो वैलिडेशन करने का एक तरीका है, आप जाएंगे दोबारा से स्टूडेंट क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर ये जो एज मेथड है आपका, इस एज मेथड के लिए आप बनाएंगे सेटर मेथड। जब आप सेट कर रहे हैं तो उस मेथड के अंदर आप कंडीशन लगा के चेक कर ले, इफ एज इज विद इन दिस रेंज एक्सेप्ट इट, अदरवाइज थ्रो एन एरर, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई ये तो ऐसे होना चाहिए था, सोर्स और फिर आपका क्या बोलते हैं जनरेट गेटर एंड सेटर। अभी एज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी मुझे सेट एज की मैं बात करनी है तो मैं सेट एज में कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेथड मुझे होता अगर मेरे पास तो कितना अच्छा होता। यहाँ पे मैं क्या कहता कि भाई इफ ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 और चाहे तो और कंडीशन में जोड़ सकते हैं, एंड लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल, आ गया 0 यार,
ठीक है। If age is greater than equal to 30 and ये मेरा मिट गया है तो सही से नजर नहीं आ रहा है मुझे, एंड किधर गया है? चलो मैं एक ही कंडीशन लिखता हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिट गया है सब, कीबोर्ड पे मिट गया है एक्चुअली। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 30, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक्चुअली होता तो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो एक्सेप्शन अभी आपको चूंकि पढ़ाया नहीं गया है, जो लोग जानते हैं समझते हैं एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एरर प्रिंट कर रहा हूँ। एरर सिस्टम डॉट आउट की तरह ही प्रिंट करता है, काम करता है, बस मैसेज प्रिंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ रेड लाइन, कलर जो उसका रेड होगा ताकि एरर इंडिकेट हो जाए। एज इनवैलिड, री एंटर, आपने री एंटर करने को कहा उससे, ठीक है। तो यहाँ आपने वैलिडेशन, आप अदरवाइज एल्स दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ये वैलिडेशन आप कब लगा पा रहे हैं, जब आपके पास पहले से मेथड मौजूद है, ठीक है, और मेथड को ही आपने यूज कर रखा है, वेरिएबल को यूज नहीं कर रखा है असाइनमेंट के लिए। वरना आप जब मेथड क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप ऐप में जाना पड़ेगा, इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा सेट एज, और यहाँ पे आपको कोड को चेंज करना पड़ेगा टू व्हाटएवर द वैल्यू यू आर गेटिंग, तब जाके उसका वैलिडेशन होगा, है ना। अभी देखो क्या क्या मुझे मैसेज ये प्रिंट करेगा, एज इनवैलिड, प्रिंटर आ रहा है ना। तो वैलिडेशन आप तब लगा पाए, लगाना बेहतर होता कि आपसे सारी चीजें पब्लिक मेथड के थ्रू, एक इंटरफेस के थ्रू, यानी एक गेट के थ्रू ही अलाउ किया होता, और उस गेट पे सिक्योरिटी गार्ड वैलिडेशन के लिए खड़ा हुआ है, जो भी उसे प्रॉब्लम दिख रही है वहीं पे आपको रोक दे रहा है। अगर वो आपने नहीं कर रखा है, तो ऐसी अगर आपने 10,000 लाइन का कोड लिख रखा है पूरे एप्लीकेशन में, तो आप 10,000 लाइन का कोड आप पहले तो तलाश करेंगे, तलाश करने के बाद वेरिएबल में सारे गेटर्स एक्सेट्रा मेथड्स ऑब्जेक्ट में क्लास में बनाएंगे, बनाने के बाद उन सारी चीजों को तलाश करके आप उसको रिप्लेस करेंगे, महीनों का काम लग गया आपका एक एप्लीकेशन लिखने के बाद, समझ गए, क्योंकि आपने डाटा के एसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, यही मतलब होता है डाटा हाइडिंग का, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है ये तब समझ में आएगा जब किसी आप बड़े एप्लीकेशन को देखेंगे जहाँ पे 10,000 क्लास लिखे हुए हैं, एक क्लास कई सौ बार उसका मतलब कई सौ क्लासेस के अंदर यूज हुआ है, कई हजार बार उसके इंस्टेंस बने हुए हैं, उनके वेरिएबल्स को आपने अलग अलग सेट करा है, ठीक है। समझ में आ रही भाई, क्या समझ में आया है, बताओ ना क्या समझ में आया, पूरा बताओ ना, नहीं बता पाओगे, ध्यान दो बेटा, बता रहा हूँ ना, बुक में नहीं मिलेगी चीज, तुम तलाश करते रहना, मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। कुछ चीजें डेवलपर से सीखनी पड़ती हैं, ठीक है, ध्यान दो यार, बाद में धक्के खा के सीखोगे क्या फायदा है, कुछ बेनिफिट मिलेगा तब। बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें, डाटा हाइडिंग इतने दबाने से पढ़े, डाटा हाइडिंग का मतलब ही नहीं पता है क्या होता है ना। तो ध्यान दो, फिर अभी सीखने का मौका है, हंसी मजाक में उड़ाओगे तो फिर गया टाइम, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर सीख तब भी जाओगे, मैं भी धक्के खा के सीखा हूँ, सीख तो तब भी जाओगे, लेकिन तब उतना टाइम वेस्ट करे क्यों, पहले से ही सबसे लेके जाओ, पहले ही सैलरी इंक्रीमेंट लो, पहले 200 पे अच्छा प्रूव करके अपने को, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर चीज को इंटरफेस से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी हर वेरिएबल को, हर डाटा को इंटरफेस से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बिना इंटरफेस के एक्सेस नहीं है उसका। इंटरफेस वो जगह है जहाँ पे कल को आपको जरूरत पड़ती है, बग आता है, तो आप वैलिडेशन जब चाहें ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मेथड कॉल अभी भी इंटरफेस से हो रहा है, इसके अंदर आपने क्या, स्टूडेंट क्लास के अंदर सेट एज मेथड के अंदर आपने वैलिडेशन को चेंज किया है, एज की वैल्यू को चेंज कर दिया है, उससे ये जो क्लाइंट कोड है जो इसको असेस कर रहा है, इस क्लाइंट कोड पे असर नहीं पड़ेगा, है, किसकी क्लास है, हम
ठीक है गाइस, ये क्लियर है? सेटर गेटर मेथड जनरेट कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया? जितने भी फील्ड्स हों आपको परवाह नहीं है, फोर्स में जाइए, राइट क्लिक करिए, जनरेट गेटर सेटर उनको सिलेक्ट करिए। अब जैसे मैं कह रहा था कि कभी-कभी सिचुएशन ऐसे आएगी कि आप किसी पर्टिकुलर सेटर या गेटर को जनरेट नहीं करना चाहेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है? कैसे? एनरोलमेंट नंबर एग्जामिनेशन से एक बार अलॉकेट हो गया, तो एनरोलमेंट नंबर आपके लाइफ में अब चेंज नहीं होने वाला। आप इस बीसीए कोर्स करा आपने, एमसीए में जाएंगे, बाद यूनिवर्सिटी सेम एनरोलमेंट नंबर रखती है। यहाँ पे शायद आपको दूसरा मिलता है ना, यहाँ पे दूसरा मिलता है, लेकिन बाद यूनिवर्सिटी सेम एनरोलमेंट नंबर रखती है। जैसे एमयू वगैरह में हम लोग थे तो वहाँ पे सेम मिलेगा आपको, है ना? तो अब एनरोलमेंट नंबर आपका चेंज होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन से चेंज हुआ है। अगर वो चेंज होना है तो डाटाबेस से कोई चेंज करेगा उसको, डाटाबेस में वैल्यू को चेंज कर देगा वो। लेकिन इंटरफेस में कोई गलती से कोई क्लर्क चेंज ना कर पाए, ठीक है? एक बार साइन हो चुका है तो उसके लिए आपने क्या कहा कि भाई आप रीड तो कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर, उसके फॉर्म में जहाँ भी उसकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी, मार्कशीट बनेगी प्रिंट करने के लिए रीड तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को आप एक बार सेट हो गई तो आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे कि भाई एनरोलमेंट नंबर मैं चाहता हूं कि ये सेट ना हो, तो फॉन्ट बड़ा इससे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अच्छा देखता हूँ कहाँ से होगा। है कंट्रोल प्लस, क्या कंट्रोल प्लस दबाता जाऊँ? मसला वही है ना कि मेरे ये बहुत प्रॉब्लम की चीज है। हाँ हो तो रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एनरोलमेंट नंबर जो है ये कोई रीड तो कर पाए, लेकिन एनरोलमेंट नंबर को कोई चेंज ना कर पाए। तो इसका मतलब एनरोलमेंट नंबर रिस्ट्रिक्शन ये होना चाहिए कि मैं उसको गेटर टू मेथड प्रोवाइड कर दूं, पर सेटर मेथड प्रोवाइड ना करूं। इसकी गेटर सेटर मैंने रिमूव कर दिया ना। आ गया, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर गेटर मेथड अलाउड है, सेटर मेथड में जनरेट नहीं करूंगा, या अगर कर रखा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टार्टअप ऐप में जाएं, यहाँ पे देखिए हर जगह मुझे अब आइडली क्या यूज करना चाहिए था, गेट या सेट नेम करना चाहिए था ना, सेट नेम तो ब्रैकेट में डालूं मैं, करेक्ट है। सेट एज हो गया, सेट कोर्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सेट एनरोलमेंट नंबर करना चाहूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि सेट मेथड हमने हटा दिया है। द मेथड सेट एनरोलमेंट नंबर which takes the parameter type of the string is undefined for the type student, ठीक है। सेट एनरोलमेंट नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन पहली बार जब स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, तब तो वो एनरोलमेंट नंबर डिटेल चलो उस वक्त नहीं दे रहा है, वो तो अपना नाम दे रहा है। एग्जामिनेशन से जब उसकी डिटेल कंफर्म होके आ रहे हैं तो पहली बार तो कहीं से उसकी एंट्री होनी चाहिए,
डाटाबेस में। तो जो एग्जामिनेशन वाला क्लर्क है उसके पास जो अलग स्क्रीन मिलेगी, सबका रिस्ट्रिक्टेड है। आपके लिए कोई अलग स्क्रीन दिखेगी एज स्टूडेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है। जो एग्जामिनेशन में है उनके अंदर कोई और दिखेगी, जो जो मार्क्स इंटर कर रहे हैं टेबुलेटर्स उनके लिए कोई और स्क्रीन दिखेगी, राइट। सबके लिए अलग अलग राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं। तो जो एग्जामिनेशन का बंदा है जिसने एनरोलमेंट नंबर जनरेट किया है या जिसको इंटर करना है आपके लिए असाइन करना है, उसको तो दिखना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए सेट करने के लिए। वो कैसे सेट करेगा? एक बार सेट हो जाए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बार सेट हो जाए तो दोबारा से वो चेंज ना हो पाए। रिक्वायरमेंट यही है ना हमारी बेसिक, कि एक बार सेट हो जाए तो रीड भले ही हो जाए लेकिन दोबारा से वो चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि भाई सेटर मेथड हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर, ताकि जब पहली बार ऑब्जेक्ट बने, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जब पहली बार ऑब्जेक्ट बना रहा है आपका, तो उसी वक्त आपके एनरोलमेंट नंबर को असाइन कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि नेम और एनरोलमेंट नंबर एटलीस्ट दो मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, जिसका ऑप्शन होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टर में भी अलाउड हो कि वो सेट हो सके, करेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा पब्लिक स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग एनरोलमेंट नंबर। इसमें क्या लिखूं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम and this dot enrollment number is equal to enrollment number, करेक्ट है। तो व्हाट इज दिस, सिंटेक्स तो मेथड का दिख रहा है ना, ये सारे वेरिएबल्स है, जैसे गेट नेम मेथड है वैसा ही एक मेथड दिख रहा है स्टूडेंट। बस फर्क इतना है कि जो ये जो नाम दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेम एज द नेम ऑफ द क्लास है, इनफैक्ट एस भी कैपिटल है ना। रिटर्न टाइप नहीं है इसका, रिटर्न टाइप नहीं है, इंटीजर नहीं है, इनफैक्ट हम वॉइड भी नहीं डालेंगे। वॉइड डालना सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सिंटैक्स एरर नहीं आ रही है, लेकिन तब क्या होगा, तब ये कंस्ट्रक्टर नहीं ट्रीट होगा बल्कि एज अ मेथड ट्रीट होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसको। तो फिलहाल हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हम वॉइड भी नहीं डालेंगे। उसके अंदर हमने पैरामीटर डिक्लेयर किए। कंस्ट्रक्टर यूज किस लिए होता है, दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द फील्ड्स at the time of the creation of the object, correct। this is a kind of method look alike कह सकते हैं आप, exactly method नहीं है, it's a kind of a method look alike, जो method जैसा दिखता है, ठीक है, which is used to initialize the field at the time of the creation of the object, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहां से हो रहा है, कहीं से तो कॉल हो रहा होगा। अभी हम अपने पुराने कोड पे जाएं, स्टार्ट ऐप में देखिए, तो वहां हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कुछ चेंज नहीं करा है, सिर्फ एक नया कंस्ट्रक्टर ऐड किया है, राइट। हमारा एग्जिस्टिंग कोड जो था इसने कंपाइल करना मना कर दिया। मना किस लिए करा, एक तो एनरोलमेंट नंबर की वजह से, तो एनरोलमेंट नंबर को हम सेट नहीं कर सकते, इसको हम चलिए हम डाल देते हैं कमेंट में। अब देखते हैं अब कंपाइल करेगा। अब देखिए अभी भी कुछ गलती कह रहा है, यहाँ गलती कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विथ एम्प्टी आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड, विथ एम्प्टी आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड, ये कह रहा है, राइट। अभी हमने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो दो पैरामीटर ले रहा है। जब हमने दो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बना दिया, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो फिर ये वाला सिंटेक्स अब काम नहीं करेगा जो एम्प्टी पास करते थे हम, ठीक है। अब हमको इसके अंदर दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, एक नेम एक एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो पहले हम नेम पास कर दे, से अमित सिंह, ठीक है। अब हमारे पास इस कोड की जरूरत नहीं रही, फ्यूचर में कभी चेंज करना हुआ तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। कॉमा एनरोलमेंट नंबर जो इसका था ये यहाँ पास कर रहे हैं। तो अभी समझ लिया, न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है।
और इसका मतलब क्या है, नया ऑब्जेक्ट बनाओ बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, बाय कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर और बाय इन्वोकिंग दिस कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज नथिंग बट अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक एनी अदर मेथड। ठीक है, क्लियर है? पहले जो हम कर रहे थे वो भी कॉल टू द कंस्ट्रक्टर था, और तब वो काम इसलिए कर रहा था क्योंकि आपने कोई कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं कर रखा था स्टूडेंट में, नो और कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड नहीं कर रखा था। तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या कर रहा था, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दे रहा था जो कि विच हैपेंस जो भी है नो और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसको यूज करके आप पढ़ा भी होगा आप लोगों ने अगर ध्यान हो तो। ठीक है, लेकिन द रूल इज इफ यू हैव प्रोवाइडेड अ कंस्ट्रक्टर, even a single argument constructor, then the compiler is going to assume that you are in the charge or you are in the control of the creation and use of the constructor, and then the compiler will not insert the default constructor. If you need the default constructor, in that case you have to provide it explicitly. जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे पहले मैं यूज करता था, दोनों ऑप्शन मेरे पास रहे, चाहूँ तो मैं नेम और एनरोलमेंट नंबर पास करूँ, चाहे तो बिना नेम एनरोलमेंट नंबर पास किए भी ऑब्जेक्ट को बना दूं, क्योंकि हो सकता है यही क्लास ऑब्जेक्ट जो हो रहा है एग्जामिनेशन में यूज हो रहा है, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दे रहे हैं, एडमिशंस में हो रहा है तो वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा है ना, वहाँ तो फॉर्म सबमिट हो रहा है डेटाबेस में, तो वहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ये पास करने की, नाम पास कर सकते हैं लेकिन एनरोलमेंट नंबर तो नहीं है। करेक्ट, सही है ना? तो ये फील्ड आपकी एम्प्टी ही रहने वाली है वहाँ पर एडमिशंस के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई एक दूसरा कंस्ट्रक्टर भी जो था वो हमें रहने देना चाहिए, दैट्स नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट जनरेट होता है, दैट्स अ नो और कंस्ट्रक्टर नाउ। ठीक है, उसको नो और कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, खाली छोड़ दीजिए, दिस इज व्हाट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आल्सो लुक्स लाइक। ठीक है, आप खाली छोड़ दीजिए। अब इस केस में आप आएंगे यहाँ पर, अब अगर आप कहें कि ये वाला कोड, लेट मी अनकमेंट दिस कोड, सोर्स रिमूव ब्लॉक कमेंट, हाँ खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है चलो। देखो सेट एनरोलमेंट नंबर तो हम कॉल नहीं कर सकते, 2 मिनट दो, ठीक है, अटेंशन लेता हूँ। लेकिन अब ये वाला कंस्ट्रक्टर भी काम कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया टू और कंस्ट्रक्टर यूज करके, कंपाइलेशन नहीं शो किया, एक बनाया हमने नो और कंस्ट्रक्टर यूज करके, फाइन, हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर है। मान लो एडमिशंस वाले मॉड्यूल को ये वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए, इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें एनरोलमेंट नंबर्स को पास नहीं करना है, सेट नहीं करना है, तो वो कहेगा कि इस ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेगा और एनरोलमेंट नंबर को कहीं सेट ही नहीं करेगा। वो एग्जामिनेशन को चाहिए वो वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लेगा, राइट? करेक्ट है? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज बेसिकली विद द न्यू कीवर्ड, दिस इज बेसिकली अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। ये जो आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रहा है एक्जेक्टली एज द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, so we are stopping the class here, we will see the rest of the thing in the next class.